पिछली सीरीज में बैलेंस ऑफ ट्रेड के तहत भारतीय शिक्षा के विस्तार के अंतर्गत हमने बंगाल, मद्रास और मुंबई में शिक्षा को लेकर ब्रिटिश हुकूमत के योगदान पर प्रकाश डाला। इसमें सर पीटर से लेकर लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों पर चर्चा की गई। अब आगे। उत्तर पश्चिम प्रदेश शासन में परिवर्तन हो जाने के कारण उत्तर पश्चिम प्रदेश बना था। इस प्रदेश के नव निर्माण से पश्चिमोत्तर प्रदेश की शिक्षा का भार भी प्रांतीय सरकार को सौंप दिया गया। लॉर्ड ऑकलैंड के समय में आगरा, बनारस और दिल्ली में कॉलेज स्थापित हो चुके थे और वे सुंदर कार्य कर रहे थे। जेम्स थॉमसन यहाँ का प्रथम लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त हुआ था। उसका विचार था कि भारतीयों को प्रभावित करने के लिए मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा देना श्रेयस्कर है। इसी निर्णय के अनुसार उसने मातृभाषा शिक्षा प्रसार की नीति को अपनाया था। उसने अनुभव किया कि नवनिर्मित प्रांत बहुत पिछड़ा हुआ है और उसने जनता की भावनाओं का अध्ययन निकट से किया था। वह बड़ा चतुर और पारखी था। समय की आवश्यकता को समझकर ही उसने ऐसा किया था। उसने सन 1845 ईस्वी में उसने समस्त जिलाधीशों को आदेश भेजा कि वह जनता को शिक्षा संबंधी परामर्श देकर जन सामान्य को शिक्षा ग्रहण करने के लिए उत्साहित करे। उसने यह भी कहा था कि देशी विद्यालय पर्याप्त संख्या में संपूर्ण प्रांत में बिखरे पड़े हैं। अधिकारियों का कर्तव्य है कि वे उन विद्यालयों का जीर्णोद्धार कर उन्हें शक्तिशाली बनाएं। थॉमसन को अपनी योजना सफल बनाने के लिए उचित वातावरण भी प्राप्त हो गया था। सौभाग्यवश संचालकों को भी यह नीति अच्छी लगी और उन्होंने इसका समर्थन किया। लॉर्ड डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर आ गया था। उसे शिक्षा में अभिरुचि थी। उसने भी थॉमसन के योजना की प्रशंसा की और समर्थन किया। साथ ही प्राथमिक विद्यालयों के लिए आर्थिक सहायता भी दी। एडम द्वारा प्रस्तुत योजना में कुछ संशोधन करके देशी विद्यालयों को प्रोत्साहन देकर उनका परीक्षण करने का प्रयत्न किया गया। आधुनिक प्राथमिक शिक्षा थॉमसन की ही देन है। अपनी दूसरी योजना के अनुसार थॉमसन ने उन गांवों में जहां 200 घर थे एक विद्यालय खोलने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष रखा था। अध्यापकों के जीविकोपार्जन के लिए कम से कम 5 एकड़ भूमि देने का प्रस्ताव भी किया था। यह प्रस्ताव नवंबर सन 1846 ईस्वी में रखा गया था, परंतु स्वीकृत न हो सका। उन्हें सन 1848 ईस्वी में दूसरा प्रस्ताव रखना पड़ा और सौभाग्य से यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया। इस योजना की स्वीकृति से तहसील स्कूल का निर्माण किया गया और देशी विद्यालयों का जीर्णोद्धार भी किया गया। तहसील स्कूलों का पाठ्यक्रम, व्यय और अध्यापक तहसील स्कूलों में लिखना, पढ़ना, हिंदी, उर्दू, इतिहास, भूगोल और गणित और रेखागणित की शिक्षा दी जाती थी। यह शिक्षा उनको मातृभाषा द्वारा ही दी जाती थी। एक प्रधान अध्यापक होता था जिसको 10 रुपए से 20 रुपए तक मासिक वेतन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त उसको छात्रों से शुल्क भी मिलता था। इन विद्यालयों का श्री गणेश आगरा, मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, फर्रुखाबाद, इटावा, बरेली और शाहजहांपुर से हुआ था। इनके निरीक्षण आदि के लिए मैनपुरी के जिलाधीश स्टुवर्ट रीड विजिटर जनरल नियुक्त किए गए। व्यय के लिए सन 1850 ईस्वी में सरकार ने 50,000 रुपया वार्षिक अनुदान देना स्वीकार कर लिया। रीड ने अपने अधीनस्थ 8 जिलों की जांच कराई और पता लगाया कि कुल मिलाकर 3,127 विद्यालय चल रहे थे। इन जिलों के लिए 1,000 मासिक वेतन पर एक विजिटर जनरल नियुक्त किया गया। हल्काबंदी विद्यालय का उद्देश्य और व्यय प्राथमिक विद्यालयों के व्यय का भार वहन करने के लिए थॉमसन ने स्थानीय कर लगाने की बात सोची थी और सन 1851 ईस्वी से यह कर लगाना प्रारंभ भी कर दिया। थॉमसन के प्रयास से जमींदारों ने अपनी भूमि का आधा प्रतिशत शिक्षा के लिए देना स्वीकार कर लिया और उतनी ही रकम सरकार ने भी स्वीकृत कर दी। इन दोनों प्रकार से एकत्र किया हुआ धन ग्रामीण विद्यालयों के नवनिर्माण तथा उनके संचालन में ही व्यय किया जाता था। इन ग्रामीण विद्यालयों को हल्काबंदी स्कूल का नाम दिया गया।
इस योजना के अनुसार कुछ गांवों का एक हलका बनाकर उसमें एक स्कूल खोला गया, परंतु यह ध्यान रखा गया कि ये स्कूल मध्य में होने चाहिए, जिससे किसी भी गांव से इनकी दूरी 2 मील से अधिक न पड़े। ये विद्यालय देशी शिक्षा के विकास में सहायक थे। इस योजना को कार्यान्वित करने का श्रेय मथुरा के कलेक्टर अलेक्जेंडर को मिलना चाहिए। सर्वप्रथम यह योजना मथुरा में लागू की गई थी और शीघ्र ही इसके गुणों को देखकर अन्य पड़ोसी 7 जिलों के कलेक्टरों ने भी इसे अपना लिया। सन 1854 ईस्वी तक ऐसे विद्यालयों की संख्या 758 तक पहुंच चुकी थी तथा इन विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों की संख्या 17,000 थी। उच्च शिक्षा सन 1852 ईस्वी में आगरा में एक नॉर्मल विद्यालय का निर्माण हुआ तथा उसी वर्ष सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा का भी शिलान्यास हुआ। 1852 ईस्वी में बरेली स्कूल और 1853 ईस्वी में बनारस का जय नारायण घोषाल विद्यालय कॉलेज में परिवर्तित कर दिए गए। सन 1854 ईस्वी में आगरा प्रांत के विद्यालय की संख्या 3,620 तक और छात्रों की संख्या 53,000 तक पहुंच चुकी थी। इस वर्ष तक आगरा, बनारस और दिल्ली के कॉलेजों में छात्रों की संख्या 676 तक पहुंच चुकी थी। इस प्रांत की शिक्षा प्रगति को सन 1854 ईस्वी के आज्ञापत्र के प्रस्ताव से समझा जा सकता है। आज्ञापत्र ने छात्रों को छात्रवृत्ति देने तथा इस योजना को अन्य प्रांतों में भी कार्यान्वित करने का प्रस्ताव रखा था। पंजाब 1846 ईस्वी में पंजाब प्रांत के निर्माण के समय तक यहाँ शिक्षा में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। यहाँ बहुत दिनों से हिंदू, सिख और मुस्लिम वर्ग के लिए 3 प्रकार के स्कूल शिक्षा कार्य में क्रियाशील थे। अधिकांश छात्र मुस्लिम विद्यालयों में अध्ययन करते थे। सिख और मुसलमानों के विद्यालयों में धार्मिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। पंजाब में उर्दू का बोलबाला था और वहां स्त्री शिक्षा भी प्रचलित थी। अमृतसर के नागरिकों ने अंग्रेजों पढ़ने की इच्छा प्रकट की और परिणामस्वरूप 1846 ईस्वी में वहां एक अंग्रेजी स्कूल का निर्माण हुआ। इसमें हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी। इसी प्रकार लाहौर में भी एक स्कूल खुला। मई सन 1854 ईस्वी में सुप्रीम सरकार के समक्ष पश्चिमोत्तर प्रदेश की शिक्षा योजना यहां भी लागू करने के लिए एक प्रस्ताव रखा गया। चंकी लाड डलहौजी पश्चिमोत्तर प्रदेश की योजना अन्य स्थानों पर लागू करना ही चाहता था और इधर मांग भी की गई। जून सन 1854 ईस्वी में कुछ संशोधन के साथ यह प्रस्ताव पास हो गया। व्यावसायिक शिक्षा इस समय तक अंग्रेजी साम्राज्य पर्याप्त रूप में विस्तृत हो चुका था और साम्राज्य के विस्तार के कारण प्रत्येक विभाग में बहुत से विशेषज्ञों की आवश्यकता थी। भारत की इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए इतने लोगों का विलायत से आना संभव नहीं था। अंग्रेजी सरकार ने भारत में व्यावसायिक शिक्षा का प्रबंध किया, परंतु इस व्यावसायिक शिक्षा का विकास भी स्वार्थवश किया गया था, न कि भारतीयों के हित का ध्यान रखकर। इसका भी उद्देश्य भारतीयों को पाश्चात्य सांचे में ढालना और सरकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करना था। सर्वप्रथम सरकार ने चिकित्सा और इंजीनियरिंग कक्षाओं के खोलने का प्रबंध किया। जीवन में स्वास्थ्य ही सब कुछ है। उस समय शासन कार्य संभालने के लिए बहुत से अंग्रेज भारत आए थे। जलवायु परिवर्तन के कारण उन्हें चिकित्सा की आवश्यकता पड़ी। भारतीय चिकित्सा प्राचीन परंपरा की थी, जिसे अंग्रेज अनुपयुक्त समझते थे। शल्य चिकित्सा अप्रचलित थी। सेना के लिए कुशल चिकित्सकों की आवश्यकता थी। इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सन 1835 ईस्वी में कलकत्ता मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ। यह मेडिकल कॉलेज पाश्चात्य ढंग पर चलाया गया। वहीं सन 1844 ईस्वी में इस कॉलेज से 4 योग्य व्यक्तियों को चिकित्सा का विशेष अध्ययन करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। अंग्रेजी सरकार द्वारा भारत में यह चिकित्सा का प्रथम प्रयास था।
इसके पूर्व कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज में चिकित्सा विभाग भारतीय ढंग पर खोला गया था, परंतु कुछ कारणों से यह बंद कर दिया गया था। मद्रास में भी सन 1835 ईस्वी में एक मेडिकल स्कूल स्थापित किया गया। इसमें भारतीयों के लिए कोई प्रतिबंध न था। भारतीय और यूरोपीय छात्र दोनों पढ़ते थे। सन 1851 ईस्वी में स्कूल का स्तर ऊंचा करके कॉलेज के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। सर्वप्रथम बम्बई के गवर्नर सर रॉबर्ट ग्रांट ने 1837 ईस्वी में वहां एक मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की बात सोची थी, परंतु दुर्भाग्यवश अपनी आशा पूर्ण होने के पूर्व ही उनका देहावसान हो गया। परंतु बम्बई की जनता ने चंदा एकत्र करके अपने स्वर्गीय गवर्नर की पुण्य स्मृति में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना करके उनकी इच्छा को फलीभूत बनाया। सन 1845 ईस्वी में कॉलेज का निर्माण हुआ और सन 1854 ईस्वी में इसे इंग्लैंड के रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स से संबद्ध कर दिया गया। पाश्चात्य चिकित्सा शिक्षा प्रणाली की प्रारंभिक कठिनाइयां कंपनी सरकार आयुर्वेद और यूनानी ढंगों को प्रचलित रखना चाहती थी, परंतु मैकाले और बेंटिक की पाश्चात्य नीति ने चिकित्सा क्षेत्र को भी प्रभावित किया और बंगाल सरकार ने भारतीय चिकित्सा की शिक्षा पद्धति बंद करके पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली को लागू कर दिया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली में शल्य चिकित्सा आवश्यक थी। इधर भारतीय छात्र मृत शरीर को छूना भी पाप समझते थे। अतः प्रारंभ में बड़ी भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गई, परंतु यह स्थिति अधिक दिनों तक न रह सकी। इस जटिल समस्या को सुलझाने का श्रेय मधुसूदन गुप्त को है। उसने प्रथम बार चीर-फाड़ करके भारतीय छात्रों के मन में एक मनोवैज्ञानिक एवं क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया। अब पाश्चात्य चिकित्सा की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित हुआ और छात्र संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। भारतीय छात्रों की अपूर्व क्षमता को देखकर गवर्नर जनरल काउंसिल ने 1836 ईस्वी में यह घोषित कर दिया कि भारतीय छात्रों में किसी भी विज्ञान को पढ़ने की अपूर्व क्षमता है और किंचित प्रयास से ही वे ऐसे विषयों को सीख सकते हैं। सन 1835 ईस्वी में पूर्वी बंगाल में आयुर्वेद और यूनानी चिकित्सा की शिक्षा संस्कृत और अरबी माध्यम द्वारा दी जाती थी, परंतु अब उच्च चिकित्सा का माध्यम अंग्रेजी हो गई। मद्रास में प्रारंभ से ही चिकित्सा क्षेत्र में अंग्रेजी प्राथमिकता दी। बम्बई में चिकित्सा शिक्षा क्षेत्र में स्तर के अनुसार देशी और अंग्रेजी दोनों भाषाएं चिकित्सा शिक्षा का माध्यम थीं। निर्माण कला की शिक्षा बम्बई निर्माण कला की शिक्षा का प्रारंभ चिकित्सा शिक्षा की अपेक्षा देर में हुआ। सर्वप्रथम बॉम्बे नेटिव सोसाइटी ने 1824 ईस्वी में एक इंजीनियरिंग कक्षा खोलने की व्यवस्था की। इसमें मातृभाषा द्वारा शिक्षा दी जाती थी, परंतु उसके पश्चात सन 1844 ईस्वी तक इस दिशा में कोई प्रयास न किया गया। सन 1844 में एल्फिस्टन कॉलेज में एक इंजीनियरिंग कक्षा खोली गई, परंतु इस कक्षा को अधिक सफलता न मिल सकी। छात्र इधर आकृष्ट न हो सके। संभवतः इसका कारण यह था कि इसमें शिक्षा प्राप्त किए हुए छात्रों को सरकार अच्छा वेतन न देती थी। सन 1854 ईस्वी में सार्वजनिक निर्माण विभाग में कार्य करने के लिए योग्य व्यक्तियों को आप्त करने के उद्देश्य से पूना में एक इंजीनियरिंग तथा यंत्र शास्त्र का विद्यालय स्थापित किया गया। मद्रास निर्माण कला की शिक्षा के संबंध में यह प्रांत सदैव पीछे रहा। इस प्रांत में सन 1857 ईस्वी तक इंजीनियरिंग को शिक्षा के लिए कोई व्यवस्था न थी। अतः इसे इस प्रांत का दुर्भाग्य हो समझना चाहिए। बंगाल सन 1854 ईस्वी में काउंसिल ऑफ एजुकेशन में कलकत्ता प्रेसिडेंसी कॉलेज के अंतर्गत एक इंजीनियरिंग स्कूल खोलने का प्रस्ताव रखा गया। इस प्रस्ताव को एक सुंदर अवसर प्राप्त हुआ क्योंकि बंगाल के प्रधान इंजीनियर ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित कर जन कार्य विभाग में सुधार करने की मांग रखी। सौभाग्यवश कंपनी के संचालकों ने स्वीकृति दे दी और सन 1856 ईस्वी में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया। पश्चिमोत्तर प्रदेश अन्य प्रांतों की भांति यहाँ भी निर्माण कला की शिक्षा का सर्वथा अभाव था। रिचे लिखता है कि सन 1845 ईस्वी में सहारनपुर में एक इंजीनियरिंग कक्षा का आविर्भाव हुआ और थॉमसन के प्रयास से सन 1847 में ही इसने एक कॉलेज का रूप धारण कर लिया।
दुर्भाग्यवश थॉमसन के असामयिक निधन के कारण यह कॉलेज उस सीमा तक न पहुंच सका जितना वह चाहता था। सन 1853 ईस्वी में यह कॉलेज थॉमसन कॉलेज, रुड़की के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कानून की शिक्षा भारतीयों को उचित न्याय देने के लिए हिंदू और मुस्लिम कानून के विशेषज्ञों की आवश्यकता थी और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कलकत्ता मदरसा और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना हुई थी। सन 1842 ईस्वी में कलकत्ता हिंदू विद्यालय में कानून की शिक्षा के लिए एक प्रोफेसर का पद स्वीकृत हुआ और इसी सन में मद्रास और बम्बई में भी एक आचार्य का पद स्वीकृत हुआ। परंतु ये ओस की बूंदें भारतीयों की तृष्णा को शांत न कर सकीं। लोग आधुनिक शिक्षा के निर्माण में सरकार और धर्म प्रचारकों के प्रयत्नों के अतिरिक्त कुछ वैयक्तिक प्रयास भी अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन वैयक्तिक प्रयासों में व्यवसायियों का विशेष हाथ रहा। उन्होंने शिक्षा प्रसार का कार्य समाज सेवा तथा अपनी अभिरुचि के कारण किया। उनमें से कुछ धर्म प्रचारकों की धार्मिक शिक्षा का समर्थन करते हैं और कुछ इस संकीर्णता से विलग हैं। यद्यपि इन सभी अंग्रेज अधिकारियों एवं शिक्षा प्रेमियों के व्यक्तिगत प्रयास व्यापक नहीं है, फिर भी उनकी अपनी अपनी विशेषता है। प्रोफेसर पैटन बम्बई के एल्फिस्टन कॉलेज के सुप्रसिद्ध प्राध्यापक प्रो पैटन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। इन्होंने कॉलेज में एक साहित्य तथा विज्ञान सोसाइटी का संगठन कर समय समय पर साहित्यिक एवं वैज्ञानिक समस्याओं पर वाद विवाद कराना प्रारंभ किया। इसकी उपयोगिता और कार्यों के कारण शीघ्र ही इसका क्षेत्र विस्तृत हो गया और अब इसका कार्य केवल साहित्यिक और वैज्ञानिक समस्याओं पर विचार विमर्श ही न रहकर मराठी और गुजराती माध्यम द्वारा शिक्षा प्रसार भी हो गया। नारी शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले व्यक्तियों में प्रोफेसर पैटन का नाम विशेष उल्लेखनीय है। प्रारंभिक काल में नारी शिक्षा के प्रचार के लिए इस सोसाइटी के सदस्य अवैतनिक शिक्षण कार्य करते थे। सन 1854 में सोसाइटी की अध्यक्षता में एक कन्या पाठशाला चल रही थी। आज भी प्रो पैटन की यह परंपरा सोसाइटी द्वारा जीवित रखी गई है। प्रोफेसर पैटन ने व्यक्तिगत चेष्टाओं को प्रोत्साहित करने में सबसे अधिक सहयोग दिया है। इनका विचार था कि भारतीय शिक्षा का कल्याण केवल धर्म प्रचारकों तथा सरकार के प्रयत्नों द्वारा संभव नहीं। बेथ्यून सन 1848 ईस्वी में गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी समिति का कानूनी सदस्य बनकर भारत आया था। इसको स्त्रियों की शिक्षा से विशेष रुचि थी। भारत में पदार्पण करते ही इसने इस ओर ध्यान दिया। उस समय कंपनी सरकार नारी शिक्षा के प्रति उदासीन थी। अधिकारी के रूप में बेथ्यून नारी शिक्षा के लिए कुछ न कर सकता था। बेथ्यून यह भी समझता था कि भारत के लब्ध प्रतिष्ठ हिंदू धार्मिक विद्यालयों में धर्म पर बल देने के कारण अपनी कन्याओं को नहीं भेज सकते थे। बेचपून ने अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व एवं व्यय पर एक असांप्रदायिक कन्या पाठशाला का निर्माण कराने का निश्चय किया। अपने विचारों को कार्यरूप में परिणत करने के लिए बेथ्यून ने 26 मार्च सन 1850 ईस्वी को लॉर्ड डलहौजी को एक पत्र लिखकर एक कन्या पाठशाला खोलने का अपना निर्णय बतलाया। अपने पत्र में बेथ्यून ने पाठशाला खोलने का उद्देश्य और उसके विषयों की चर्चा भी की थी। उसने लिखा कि यह विद्यालय धर्म की शिक्षा से परे होगा तथा इसमें विशेषतया बंगला तथा सरल, सुबोध और आकर्षक विषय रखे जाएंगे। अंग्रेजी भी रखी जाएगी, परंतु उसकी शिक्षा उन्हीं बालिकाओं को दी जाएगी जो इच्छा प्रकट करेंगी। प्रयासों के परिणामस्वरूप मई सन 1846 ईस्वी में बेथ्यून का कन्या पाठशाला कलकत्ता में निर्मित हो गया और प्रवेश संख्या में उत्तरोत्तर आश्चर्यजनक वृद्धि होने लगी। बेथ्यून की कन्या पाठशाला से प्रेरणा प्राप्त कर कई भारतीयों ने भी कन्या पाठशालाओं का निर्माण कराया। इस दौरान जब नारी समाज के कल्याण के लिए बेथ्यून की आवश्यकता थी, तब दुर्भाग्यवश 1851 ईस्वी में वह इस संसार से सदैव के लिए उठ गया। उसके असामयिक निधन के कारण नारी शिक्षा को बड़ा आघात पहुंचा। उस व्यक्ति ने नारी शिक्षा के लिए अपनी मृत्यु के पूर्व अपनी सारी संपत्ति अपने विद्यालय के नाम लिख दी थी। बेथ्यून की पुण्य स्मृति में इस विद्यालय का नाम बेथ्यून कन्या पाठशाला रख दिया गया और संपूर्ण प्रबंध लॉर्ड डलहौजी ने अपने हाथ में ले लिया।
व्यक्तिगत प्रयासों में डेविड हेयर का नाम अग्रणी है। यद्यपि वह बहुत विद्वान न था, परंतु शिक्षा से विशेष प्रेम रखता था और शिक्षा प्रसार के लिए उसने अपना सर्वस्व समर्पण कर दिया। वह सन 1800 ईस्वी में भारत आया और 15 वर्षों में पर्याप्त संपत्ति पैदा की, परंतु इतना धन कमाकर उसने स्वदेश न लौटकर भारत में ही रहकर अच्छे और पुनीत कार्यों के लिए अपना धन और जीवन लगाने का निर्णय किया। उसने मुद्रणालय की स्वतंत्रता, न्यायाधीशों द्वारा अभियोगों की सुनवाई तथा अंग्रेजी को राज्य भाषा बनाने पर बल दिया तथा इसके लिए पर्याप्त धन भी व्यय किया। वह कहा करता था कि भारत में सभी प्रकार के साधन उपलब्ध हैं और भारतीयों में किसी भी समय देशवासियों से कम योग्यता नहीं। वे परिश्रमी एवं बुद्धिमान हैं। कुशासन के कारण उनका सब कुछ अंधकार में चला गया है। अतः उनका जीर्णोद्धार करने के लिए पाश्चात्य साहित्य एवं ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वास्तव में आधुनिक शिक्षा का सूत्रपात करने का प्रथम प्रयास उसी ने किया था। कलकत्ता का हिंदू विद्यालय उसी के प्रयास का फल था। उसने सरकार से उस विद्यालय के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त की। इस विद्यालय का उद्देश्य हिंदू बालकों को अंग्रेजी की शिक्षा प्रदान करना था। इसकी संपूर्ण व्यवस्था कमेटी के हाथ में थी और इसे असांप्रदायिक ढंग पर चलाने का प्रयास किया गया। आर्थिक कठिनाइयों के कारण यह विद्यालय कंपनी सरकार के हाथ में चला गया और 1854 ईस्वी में वह प्रेसिडेंसी कॉलेज में परिवर्तित कर दिया गया। चिकित्सा शिक्षा में भी उसे अत्यधिक रुचि थी और कलकत्ता मेडिकल कॉलेज को प्रसिद्ध बनाने में उसने बड़ा सहयोग दिया। अपनी अपूर्व सेवाओं के कारण सन 1837 ईस्वी में वह मेडिकल कॉलेज का मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके अतिरिक्त उसने नारी शिक्षा को भी बड़ा प्रोत्साहन दिया। प्राथमिक शिक्षा के संबंध में भी उसकी सेवाएं सराहनीय हैं। कलकत्ता के निकट वह एक प्रारंभिक विद्यालय चला रहा था और उसके व्यय का सारा भार स्वयं वहन करता था। डेविड ने प्राच्य भाषाओं की बड़ी निंदा की और उन्हें अत्यंत अनुपयुक्त बतलाया। परिणामतः प्राच्य भाषाएं अलग कर दी गई। इससे उसका बड़ा विरोध हुआ, परंतु शीघ्र ही उसकी योजनाओं के लाभ प्रदर्शित हो गए और विरोध शांत हो गया। असांप्रदायिकता का सिद्धांत अपनाकर सरकार धार्मिक भावना से तटस्थ रह सकी और अंग्रेजी पढ़कर सरकारी सेवाओं के लिए योग्य अधिकारी प्राप्त होने लगे। वास्तव में आधुनिक शिक्षा में असांप्रदायिकता की भावना की देन का श्रेय डेविड हेयर को ही है। इस प्रकार जब डेविड हेयर तन, मन और धन से भारतीयों की सेवा में व्यस्त था, तभी सन 1842 ईस्वी में इस संसार से सदैव के लिए चल बसा। उसके असामयिक निधन से भारतीय शिक्षा की अपूर्ण क्षति हुई। मोड स्टुअर्ट एल्फिंस्टन 1776 से 1859, इसने भी भारतीय शिक्षा में पदाधिकारी के रूप में विशेष सहयोग दिया। बॉम्बे नेटिव एजुकेशन सोसाइटी को इसने आर्थिक सहायता देना स्वीकार कराया। इसकी अध्यक्षता में ही रहकर सोसाइटी इतने सराहनीय कार्य कर सकी। राजा राममोहन राय 1772 से 1833 ने अपना लगभग संपूर्ण जीवन मातृभूमि की सेवा में अर्पित कर दिया। भारतीय समाज के सर्वांगीण सुधार का उद्देश्य लेकर उन्होंने सराहनीय कार्य किए। वास्तव में उनकी कल्पना और उनके विचारों को उनकी मृत्यु के पश्चात सफलता मिली। राजा राममोहन राय के प्रयत्नों से भारतीय जीवन में नई चेतना, नया उत्साह और नई प्रेरणा जागृत हुई। राजा राममोहन राय ने अनुभव किया कि भारतीयों की ज्ञान प्राप्ति की रीति शिथिल हो गई है और वे कूपमंडूक होते जा रहे हैं। ऐसी दशा में भारत का पुनरुद्धार संभव नहीं है। अतः पाश्चात्य ज्ञान की आपत्ति आवश्यक है। परंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि पाश्चात्य ज्ञान के समक्ष राजा राममोहन राय ने मुख्य ज्ञान की उपेक्षा की। वे दोनों का समन्वय कर एक नवीन मार्ग द्वारा भारतीय संस्कृति का विकास करना चाहते थे। उनका उद्देश्य किसी भी दशा में भारतीय संस्कृति का ह्रास करना नहीं था। राजा राममोहन राय संस्कृत के प्रकांड पंडित थे। उन्होंने संस्कृत और अरबी की अनुपयोगिकता और अव्यवहारिकता बताकर संस्कृत और अरबी के समर्थकों का घोर विरोध किया। यद्यपि इन विचारों को जनता के समक्ष बहुत पूर्व ही रखा गया था, पर विदेशी धर्म प्रचारकों का उतना प्रभाव न पड़ा जितना कि राजा राममोहन राय का।
राजा राम मोहन राय धुरंधर विद्वान थे ही, और उन्होंने अपनी विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और आचार विचार के द्वारा इंग्लैंड को भारतीय संस्कृति की क्षमता का ज्ञान कराया था। अंग्रेजों को इस बात पर सहमत भी होना पड़ा। तत्कालीन प्रचलित देशी भाषाओं की सुरक्षा और विकास का श्रेय भी राजा राम मोहन राय को ही मिलना चाहिए। इन्होंने बंगला में स्वयं कविताएं, गद्य, लेख और पुस्तकें आदि लिखकर उसे विकास की ओर उन्मुख किया। नारी शिक्षा तथा सुधार के लिए नारी समाज राजा राम मोहन राय का सदैव ऋणी रहेगा। हिंदुओं में स्त्री शिक्षा हे दृष्टि से देखी जाती थी, परंतु इन्होंने उनके इन संकीर्ण विचारों को दूर कर उन्हें एक व्यापक दृष्टिकोण दिया। मैकाले का कानूनी सदस्य बनकर भारत आना राजा राम मोहन राय के ही प्रयत्नों का फल था। ब्रह्म समाज की स्थापना कर राजा राम मोहन राय ने धार्मिक क्षेत्र में बड़ी सफलता प्राप्त की। उन्होंने सभी कार्यों का अध्ययन किया था। वे एक व्यापक दृष्टिकोण रखकर तत्कालीन हिंदू धर्म की व्यर्थ बातों को दूर करना चाहता था। रविंद्रनाथ टैगोर ने बताया है कि इस ब्रह्म समाज के द्वारा उन्होंने जनता से व्यापक दृष्टिकोण और उदार हृदयता को अपनाने का अनुरोध किया था। वास्तव में सत्यता उसी में है।